हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं क्लास 8 हाफ ईयरली एग्जाम 2024-25 सोशल साइंस का पेपर है। क्लास 8 एसएसटी सोशल साइंस। चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट से पेपर को। तो जो आपके क्वेश्चंस आए हैं इसमें सबसे पहले एमसीक्यूज है। सेक्शन ए के एमसीक्यूज हम कर लेते हैं। फर्स्ट एमसीक्यू है आपका, ऑन द बेसिस ऑफ अकरेंस रिसोर्सेज आर क्लासिफाइड इनटू। जो रिसोर्सेज हैं उनको हमने किस तरीके से क्लासीफाई करा है, क्लासीफाई उनकी अकरेंस के हिसाब से, यानी जो भी रिसोर्सेज हमारे को प्रकृति में नेचुरली मिलते हैं, अकरेंस का मतलब होता है प्राप्त होना, तो उनको हमने किस तरीके से क्लासीफाई करा है। तो जनरली जो रिसोर्सेज हम क्लासीफाई करते हैं, तो रिसोर्सेज हम दो तरीके से क्लासीफाई करते हैं, एक रिन्यूएबल रिसोर्सेज और एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल रिसोर्सेज आपको पता ही है, वो रिसोर्सेज जो दोबारा रिन्यू हो जाते हैं, जैसे सनलाइट या विंड एनर्जी। ये रिसोर्सेज क्या कहलाएंगे? रिन्यूएबल रिसोर्सेज। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कौन से रिसोर्सेज होते हैं? जो जल्दी से क्या हो, जल्दी से अपने आप ना बन पाए, यानी ऐसे रिसोर्सेज अगर हम उनका कंटिन्यू यूज करें तो वो खत्म हो जाएंगे, जैसे फॉसिल फ्यूल्स, पेट्रोल, डीजल। तो वो क्या कहलाते हैं? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो रिसोर्सेज जब आएगा तो बच्चे याद रखना है आपको, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल लिखना है। कई बार बच्चे बायोटिक और एबायोटिक लिख देते हैं, वो नॉन लिविंग और लिविंग होते हैं। क्लियर है? तो रिसोर्सेज को हम किस तरीके से क्लासीफाई करते हैं? रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल, यानी इसका ऑप्शन क्या कौन सा है बेटा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन विद रिगार्ड टू नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कौन से होते हैं? तो ऑप्शन दे रखा है, दीज आर कॉल्ड इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज। तो ये इनएग्जॉस्टिबल होते हैं। इनएग्जॉस्टिबल जो मतलब क्या होगा खत्म, पता ही है। सेकंड, दीज कैन नॉट बी रिन्यू, ये कभी रिन्यू ना हो। थर्ड, दीज आर ऑलवेज अवेलेबल नेचुरली, और ये हमेशा नेचुरली मिले। और फोर्थ में विंड एंड सोलर एनर्जी आर द बेस्ट एग्जांपल ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो करेक्ट आंसर क्या है? जो आपने पूछा क्या है? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का पूछा है। तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कौन से रिसोर्सेज होते हैं? जो दोबारा रिन्यू नहीं होंगे, यानी एक बार खत्म हो जाएंगे तो वो नेचुरली अपने आप नहीं बनेंगे। क्लियर है? तो वो क्या कहलाते हैं? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का एग्जांपल क्या हो जाएगा? दीज कैन नॉट बी रिन्यू, ये दोबारा से रिन्यू नहीं हो सकते। एक बार कंज्यूम हो गए तो कंज्यूम हो गए, ये नेचुरली रिन्यू नहीं होते, या होने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। नेक्स्ट है, थर्ड क्वेश्चन है आपका असर्शन रीजन का। इसमें बोला हुआ है आपसे, द रिवर वाटर दीज डे इज अनसुटेबल फॉर कंजप्शन। तो असर्शन में दिया है कि नदी का पानी आज की समय में अनसुटेबल है कंजप्शन के लिए, यानी हम उसे पी नहीं सकते या उसे हम खाना नहीं बना सकते। कंजप्शन का मतलब होता है उसे खाना या उसको पीना, ये नहीं कि हम उससे कोई और काम करें। तो यानी रिवर का पानी को क्या आज आप डायरेक्टली पी पाते हैं? नहीं पी पाते। आप यूज क्या कर रहे हैं? घर में आरओ वगैरह यूज कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं, प्यूरीफायर यूज कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि रिवर का पानी क्या है? डर्टी है, उसमें फैक्ट्री वेस्ट और कई केमिकल्स मिले होते हैं। सेकंड में दिया रीजन, द क्वालिटी ऑफ वाटर इज एडवर्सली अफेक्टेड। एडवर्सली अफेक्ट का मतलब बहुत ज्यादा खराब हो गई है ड्यू टू इंडस्ट्री और अर्बन वेस्ट, क्योंकि उसमें फैक्ट्री का वेस्ट और अर्बन वेस्ट डाला जाता है, और फैक्ट्री से निकलने वाला कूड़ा भी डाला जाता है। तो असरसन में बोला है कि रिवर का पानी हम नहीं पी सकते, और रीजन में बोला है क्यों नहीं पी सकते, क्योंकि वो बहुत ज्यादा गंदा हो चुका है। किस कारण से? कि उसमें कंपनियों का, फैक्ट्रियों का वेस्ट और डंप डाला जाता है। तो असर्सन भी इसका सही है और रीजन भी इसका सही है। असर्सन भी करेक्ट है इसका, भाई असर्सन क्या है? करेक्ट है। रीजन क्या है? वो भी करेक्ट है। तो जब, और एक्सप्लेनेशन क्या है? वो भी करेक्ट है। तीनों चीजें क्या हो रही हैं? करेक्ट हो रही है। जब सब कुछ करेक्ट होगा तो ये कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए। क्लियर हो गया बेटा? तो जो थर्ड वाला है इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे से बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज अ लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ राइस। ऐसी कौन सी कंट्री है जिसमें सबसे ज्यादा क्या राइस की पैदावार होती है? यानी राइस यानी चावल, राइस का मतलब क्या है? चावल। चावल की पैदावार कौन सी कंट्री में सबसे ज्यादा होती है? किसके बारे में पूछा है यहाँ पे? किसकी बात कर रहा है? ये राइस की बात कर रहा है। तो राइस की पैदावार कहाँ पे सबसे ज्यादा होती है? तो हमें पता है राइस सबसे ज्यादा कहाँ होता है? इंडिया में होता है। राइस सबसे ज्यादा इंडिया में होता है। भारतीय लोग चावल भी सबसे ज्यादा खाते हैं। तो राइस कहाँ होता है? इंडिया में। और इवन राइस तो हम एक्सपोर्ट भी करते हैं, विदेशों में भी हम राइस को बेचते हैं। ठीक है? तो भारत में चावलों की सबसे ज्यादा क्या होती है? पैदावार होती है। प्रोड्यूसर का मतलब जो प्रोड्यूस करता है। लीडिंग का मतलब बड़े ब्रांड, जो सबसे बड़ा मतलब बड़े लोगों में, बड़ी कंट्रियों में आता है। क्लियर है? नेक्स्ट है फिफ्थ, अ टाइप ऑफ फार्मिंग, टाइप ऑफ फार्मिंग विच एनिमल्स आर
रियर्ड अलोंग विद द कल्टीवेशन लैंड इज कॉल्ड। ऐसी फार्मिंग कौन सी है जिसमें हम एनिमलों को क्या करते हैं, रियर्ड करते हैं, यानी पालते हैं, अलोंग विद द कल्टीवेशन, खेती भी करते हैं लैंड वगैरह में, तो वो ऐसी कौन सी फार्मिंग होती है, तो जिसमें हम ये जो बोलते हैं मिक्स फार्मिंग। मिक्स फार्मिंग में क्या होता है, हम एनिमल्स को पाल कर भी अपनी इनकम को बनाते हैं, जैसे कुछ लोग बकरियां अपने घरों में पाल लेते हैं, मुर्गी पालन, बकरी पालन करते हैं, ठीक है, या गाय वगैरह गाय पालते हैं ताकि उससे गाय का दूध बेचकर वो अपना खर्चा चला पाते हैं, ठीक है। उसके अलावा वो खेती भी करते हैं, तो दोनों काम करते हैं, एग्रीकल्चर भी करते हैं और एनिमल हस्बेंड्री भी करते हैं। तो जो दोनों काम करें, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया, मिक्स फार्मिंग हो जाएगी। तो फार्मिंग क्या कर जाएगी, क्योंकि जो रियर कर रहे हैं उन्हें क्या कर रहे हैं, कल्टीवेट लैंड भी करा रहे हैं, दोनों काम करा रहे हैं। तो विच एनिमल्स आर रियर्ड अलोंग विद द कल्टीवेशन, दोनों वर्ड याद रखना, एनिमल रियर्ड के साथ साथ कल्टीवेशन भी हो रहा है, क्लियर है। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा मिक्स फार्मिंग। नेक्स्ट है मैच करना है आपने, तो देखो मैच मैच क्या करना है आपको, जो कॉलम ए है उसमें दे रखा है विक्टोरिया मेमोरियल, अमृता बाजार, पैट्रिक, तीसरा दिया है राष्ट्रपति भवन और चौथा दिया है बाल गंगाधर तिलक। तो एक दिया है आपको विक्टोरिया मेमोरियल, दूसरा अमृता बाजार, ठीक है, पत्रिका, थर्ड है राष्ट्रपति भवन, फोर्थ है बाल गंगाधर तिलक। कॉलम 2 में दिया है बंगाली, केसरिया, कोलकाता, न्यू दिल्ली। तो इनको आपको मैच करना है, चलिए मैच कर लेते हैं। तो जो क्वेश्चन 6 है उसकी मैचिंग करते हैं। तो जो देखो फर्स्ट वाला जो है वो किसके साथ आएगा, फर्स्ट आएगा थर्ड के साथ, यानी विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ मिलेगा, कोलकाता में। विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ है, कोलकाता में। दूसरा कौन सा है, दूसरा रहता है अमृता बाजार पत्रिका, तो दूसरा आपको क्या है, ये में है बंगाल, अमृता बाजार पत्रिका कहाँ है भाई, बंगाल, तो सेकंड वाला फर्स्ट के साथ। तीसरा राष्ट्रपति भवन, राष्ट्रपति भवन कहाँ है, न्यू दिल्ली में, पता है ना, तो राष्ट्रपति भवन न्यू दिल्ली। इसके बाद नेक्स्ट है बाल गंगाधर तिलक, तो केसरी है, बाल गंगाधर तिलक को क्या कहते हैं, केसरी। तो ये ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर हो गया बेटा, समझ आ गया। तो विक्टोरिया मेमोरियल क्या है, कहाँ है, कोलकाता में, और अमृता बाजार पत्रिका कहाँ पे है, बंगाल, राष्ट्रपति भवन न्यू दिल्ली, बाल गंगाधर तिलक आपको पता लग गया, केसरी। क्लियर है, समझ आ गए। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। तो नेक्स्ट है बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, 8। क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला है कंप्लीट द एनालॉजी, यहाँ पे लिखा है मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स इन 1909 डैश 1929। तो जो रिफॉर्म हुआ तो कहाँ पे हुआ, ये मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म 1909 डैश 2। तो मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म तो कब हुआ, 1909 में। तो 1929 में क्या हुआ, तो 1929 में क्या हुआ, उस टाइम पे लाहौर कांग्रेस बनी। तो इसका आंसर यहाँ क्या लिख देंगे, लाहौर कांग्रेस, LA लाहौर कांग्रेस, क्या है यहाँ पे लिखेंगे, लाहौर कांग्रेस, CONGRESS, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लाहौर कांग्रेस। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आपको आइडेंटिफाई द पर्सन इन द गिवन पिक्चर हु गिव द स्लोगन यू गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम। ये सबको पता है कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये किसने लिखा था, तो ये सभी को बच्चों को पता है कि ये किसने लिखा है, तो ये लिखा है नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। तो ये तो हम वैसे भी जानते हैं, बहुत बार सुना भी है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। कौन है इसका आंसर, इसका आंसर है ऑप्शन सी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तो ये फिगर किसकी है, ये जो दिखा रखी है पिक्चर, ये सुभाष चंद्र बोस की है, सुभाष चंद्र बोस। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पर एक तो है मिजरी चैलेंज बच्चों के लिए, ये हमें नहीं करना है, जिनकी आंखें खराब है वो करेंगे, ठीक है। 9th करेंगे हम। 9th में 2 स्टेटमेंट्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन 9 में लिखा है 2 स्टेटमेंट्स Y and Z आर गिवन बिलो, रीड द स्टेटमेंट केयरफुली एंड ऑन द बेसिस ऑफ चूज द सोर्स ऑफ द इंफॉर्मेशन गिवन इक्वेशन आपको देना है। तो लिखा हुआ है पहले में रिकॉर्ड एंड बिल्स लाइक, ठीक है, साइमन कमीशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, इब्रल बिल, आर्म बिल, ETC आर इंपोर्टेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ द मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। और Z में दिया हुआ है these records tell us about the condition of the people as well as the administration of that। तो दोनों चीजें, तो ये इसके हिसाब से आपसे पूछा है, ऑप्शन दे रखे हैं। तो आपने पढ़े होंगे साइमन कमीशन, सुना होगा आपने नाम साइमन कमीशन,
अंग्रेजों ने बनाया था। ठीक है, गवर्नमेंट इंडिया एक्ट भी पता है आपको, आर्म बिल्स ये सब तो सुने ही है आपने। तो ये हमें क्या बताते हैं, ये कंडीशन बताते हैं लोगों की और उस टाइम की सरकार की, उस दैट टाइम में। तो ये दोनों चीजों के लिए बोला है, ऑप्शन में बोला है ये दोनों चीजों से हमें क्या पता लगता है, ये बिलों से और इन रिकॉर्डों से क्या पता लगता है हमें, बिल्डिंगों के बारे में पता लगता है, बुक्स के बारे में, ब्रिटिश डॉक्यूमेंट के बारे में, या न्यूज़पेपर के बारे में। तो ये क्वेश्चन में पूछा हुआ है, तो हमें इससे क्या पता लगता है, तो सिंपल सी बात है, हमें ब्रिटिश लोगों के और ब्रिटिश डॉक्यूमेंट के बारे में पता होता है। क्योंकि ये जो बिल्स दिखाए गए हैं, ये बिल कोई हमें बिल्डिंग के बारे में बता रहे हैं, या ये कोई किताबें हैं, या ये कोई न्यूज़पेपर है, नहीं, ये ब्रिटिश डॉक्यूमेंट्स के बारे में हमें बताते हैं। किसके बारे में बताते हैं, ब्रिटिश डॉक्यूमेंट के बारे में। क्वेश्चन 9 का आंसर है ऑप्शन सी। क्या है आंसर, ऑप्शन सी। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत है यहाँ तक, क्लियर है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन 10, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग अबाउट द मुंडाज ऑफ छोटा नागपुर। तो आपने बिरसा मुंडा का नाम सुना होगा, तो ये बिरसा मुंडा के ऊपर ही है, मुंडाज वालों पे। तो यहाँ पे स्टेटमेंट बोलिए, तो इसकी जो रॉन्ग स्टेटमेंट है वह बिरसा इज द ट्राइबल नॉट टू मूव अवे एंड कंट्रीब्यूट टू द वर्क ऑन देयर ओन लैंड, ये रॉन्ग है। बेटा जो बिरसा थे वो अर्ज क्या करना चाहते थे, वो चाहते थे कि जो वहाँ के आदिवासी लोग हैं, मुंडाज एक आदिवासी लोग थे, एसटी लोग थे, शेड्यूल ट्राइब, वो चाहते थे कि वो लोग शराब वगैरह पीना बंद करें, ना कि वो ये कहना चाहते थे कि वो कहीं और मूव ना करें। उनका ये, उन्होंने क्या कहा था कि जो मुंडाज लोग हैं वो शराब वगैरह पीना बंद करें, क्योंकि उस टाइम के जो आदिवासी थे वो देसी शराब वगैरह पीना शुरू कर दिया था। तो मुंडा ने इस चीज को रोका था, ना कि उन्होंने कहा कि आप ट्राइब मूव ना करें। बाकी ये तो ठीक है, ऊपर वाले ठीक है, क्लियर है। क्वेश्चन 11, चूज द प्लेस वेयर द कॉमर्शियल क्रॉप ऑफ इंडिगो वाज ग्रोन ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। इंडिगो आपको पता है, इंडिगो क्या है, इंडिगो एक कैश क्रॉप है। क्या है, एक कैश क्रॉप। ठीक है, कैश क्रॉप वो क्रॉप होती है, जैसे इंडिगो कैश क्रॉप थी, उसके अलावा आप कह सकते हो कॉटन कैश क्रॉप, मतलब जिनको फूड में यूज नहीं करते, और अंग्रेज इस क्रॉपों को उगाने के लिए इंडियन पीजेंट, इंडियन किसानों को प्रेशर डालते थे, ताकि वो ये क्रॉप्स को उगा के जो है इन क्रॉपों को ब्रिटिश जो कंट्रियां हैं उनमें क्या कर सके, एक्सपोर्ट कर सके और वहां से ज्यादा मुनाफा कमा सकें। क्लियर है। तो इंडिगो भी कैश क्रॉप थी। तो यहाँ पे बोला है वो प्लेस बताओ जहां पर इस कैश क्रॉप को या कॉमर्शियल क्रॉप को ग्रोन करा गया ब्रिटिश रूल में, ब्रिटिश सरकार ने जिसके लिए सबसे ज्यादा प्रेशर दिया, वो कौन सी जगह थी। तो इसका आंसर है पंजाब एंड बंगाल। पंजाब और बंगाल को में जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिगो जो क्रॉप थी उसको उगाने के लिए सबसे ज्यादा प्रेशर किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, पूछा है आपसे, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड द सप्रेशन ऑफ रिवॉल्ट एंड चूज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे जो रिवॉल्ट है उसके बाद जो सप्रेशन हुआ, यानी लोगों पे जो प्रेशर डाला गया, उन रिवॉल्ट से पूछा है। पहला है द कश्मीरी गेट वाज ब्लोन अप, पहले में क्या है, कश्मीरी गेट ब्लोन अप करा गया। दूसरा लखनऊ वाज रिकैप्चर्ड इन 1858। थर्ड है बहादुर शाह जफर सेकंड फ्री दिल्ली फ्रॉम द ब्रिटिश। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है द कश्मीरी गेट वाज ब्लोन अप। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, द कश्मीरी गेट वाज ब्लोन अप। क्लियर है आपको, तो इसका करेक्ट आंसर है कश्मीरी गेट वाज ब्लोन। ठीक है, तो क्लियर हो गया। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, कश्मीरी गेट को ब्लोन अप कराया, यानी कश्मीरी गेट को डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। समझ आया। तो जो सप्रेशन था, रिवोल्ट, रिवोल्ट में जो सप्रेशन कराया गया उसमें क्या, कश्मीरी गेट को क्या कर दिया गया था, उसको उड़ा दिया गया था, डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। क्लियर हो गया। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स। नेक्स्ट में क्या करना है आपको, फिल इन द ब्लैंक्स करना है। नेक्स्ट क्या है आपका, फिल इन द ब्लैंक्स है। चलो देख लेते हैं क्वेश्चन 14, फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में क्या है आपका, फिल इन द ब्लैंक्स, इंडिया इज अ डैश बिकॉज ऑफ हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड। इंडिया क्या है तो इंडिया बोला, इंडिया रिपब्लिक है, सेकुलर है, सॉवरेन है या डेमोक्रेटिक है। तो आपने सुना ही हुआ है, तो इंडिया क्या है, इंडिया एक रिपब्लिक है। रिपब्लिक क्यों पता है ना आपको, रिपब्लिक क्या होता है तो पता है ना। तो इंडिया क्या है, एक रिपब्लिक है, इंडिया एक रिपब्लिक है। तो इंडिया एक रिपब्लिक है। तो रिपब्लिक पता है ना क्या होता है, रिपब्लिक वो होता है जहां पर क्या होता है, गवर्नमेंट को लोग चुनते हैं, और जो लीडर होते हैं उनको, जो सरकार जो बनती है उनको कौन देता है, वोट, पब्लिक उन्हें वोट देती है और उसके बाद वो चुने जाते हैं। तो रिपब्लिक समझ आ गया।
तो रिपब्लिक क्या है? इट इज द गवर्नमेंट इन विच स्टेट इज रूल्ड बाय द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द सिटीजन बॉडी। यानी वहां की पब्लिक, जैसे भारत में हम क्या करते हैं, हम अपने नेताओं को वोट देते हैं ना, और फिर वो नेता जो है उसके बाद वो हम क्या बनते हैं, विधायक, सांसद या सीएम जो भी बनते हैं वो किससे बनते हैं? पब्लिक की वोटिंग से बनते हैं। तो इंडिया क्या है? इंडिया एक रिपब्लिक है, याद रखना आप। तो इंडिया एक रिपब्लिक है, क्लियर हो गया? तो इंडिया को हम क्या बोलेंगे? इंडिया को एक रिपब्लिक बोलेंगे। समझ आ गया? इसका ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ऑप्शन ए है, सॉरी। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। तो जब समझ आ गया ना, तो क्वेश्चन 14 का आंसर है ऑप्शन ए। इंडिया एक रिपब्लिक है। रिपब्लिक क्या होती है? समझ आ गया ना? जिसमें पब्लिक के द्वारा वोट देकर अपने जो भी विधायक, सांसद, यानी अ गवर्नमेंट विच इज मेड बाय द पब्लिक इनडायरेक्टली, जिसे पब्लिक क्या करती है? इनडायरेक्टली चूज करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, कंप्लीट द एनोलॉजी। यहाँ पे बोला है प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ असेंबली। तो प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ असेंबली कौन थे? ठीक है, डैश। यहाँ पे चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। तो ये तो सबको पता है कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने क्या करा था? कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया था। तो लिख भी दिया उन्होंने कि चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी के कौन है? बी आर अम्बेडकर है। मगर जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के प्रेसिडेंट थे, हेड प्रेसिडेंट थे, वो कौन थे? तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र, आर ए, ठीक है, जेंद्र, JEN, राजेंद्र, JENDRA, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। स्पेलिंग सही याद रखना, PRASAD। तो वो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। समझ आ गया? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन थे? प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थे। और ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे? वो थे डॉक्टर अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर। हमने सुना ये इनका नाम, ठीक है, इन्होंने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन 16, which of the following statements are true about a flexible constitution? फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है? ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन जो फ्लेक्सिबल है, जिसमें थोड़ी बहुत क्या है? फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, यानी तुम कह सकते हो थोड़ा सा ढीला कॉन्स्टिट्यूशन होता है। तो फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा है? कैन बी अमेंडमेंट इजीली, मतलब उसमें चेंज आसानी से हो सके। दूसरा, इज प्रोग्रेसिव इन नेचर, टाइम के हिसाब से उसमें बदलाव आए। थर्ड, इट इज स्टेबल एंड डज नॉट अलाउ हैस्टी चेंजेस, वो स्टेबल भी हो और कोई गलत चेंज उसमें ना हो। हेल्पफुल इन द डेवलपमेंट ऑफ नेशन, और देश के डेवलपमेंट में भी काम आ सके, ये पूछा है इसमें। तो ऑप्शन है चारों, तो ठीक है। अगर फ्लेक्सी होगा तो क्या होगा? उसमें थोड़े से चेंज आ जाएंगे ना, आता नहीं है। मोदी सरकार ने चेंज कर दिए, कानून में थोड़े बदलाव ले आई, या आम आदमी पार्टी ने कुछ बदलाव ले आई, तो वो चेंजेस कैसे आते हैं? वो अमेंडमेंट के थ्रू चेंजेस आते हैं, ठीक है। तो चेंजेस आएंगे, इसलिए वो फ्लेक्सिबल है। प्रोग्रेसिव इन नेचर, टाइम के हिसाब से प्रोग्रेसिव होगा। जैसे आज की डेट में एजुकेशन पर सरकार खर्च कर रही है, सब बताया जा रहा है, डिजिटलाइजेशन, ऑनलाइन कोचिंग या ऑनलाइन जो पढ़ाई हो रही है, बहुत सारी स्किल डेवलपमेंट, तो ये क्या प्रोग्रेसिव है, उसी के हिसाब से क्या हो रहा है? अमेंडमेंट हो रहे हैं। थर्ड, स्टेबल एंड डज नॉट अलाउ हैस्टी चेंज, कोई हैस्टी चेंज इसमें नहीं होगा, गलत चेंज नहीं होगा। हेल्पफुल इन द डेवलपमेंट नेशन, और इस सब के कारण क्या होगा? देश का डेवलपमेंट भी होगा। तो आज की डेट में युवाओं में चेंज आ रहा है, कंप्यूटर पे युवा बहुत सारी चीजें कर पा रहे हैं, सीख पा रहे हैं, तो ये क्या है? तो यानी चारों चीजें क्या है? फ्लेक्सिबल जो अगर कॉन्स्टिट्यूशन है तो ये चारों चीजें उसके अंदर होंगी, यानी ऑल ऑफ अबव। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन ए हो जाएगा। समझ आ गया बेटा कैसे ऑप्शन ए आया? क्योंकि जब भी अगर बताया कि फ्लेक्सिबल है तो उसके सारे कैरेक्टर हो सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है। बोला 17 में, इन द क्वेश्चन गिवन बिलो देयर आर द स्टेटमेंट मार्क असर्शन रीजन है। तो असर्शन क्या है आप देख लो पहले। असर्शन दे रखा है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ कंट्री रिफ्लेक्ट इट्स डिस्टिंक्टिव फीचर्स, कल्चर एंड इथोस। जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है कंट्री का, वो दिखाता है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या शो करता है? जो देश के फीचर्स हैं, देश के कल्चर के बारे में और इथोस के बारे में दिखाता है। और प्रीमेबल होता है इंट्रोडक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड नॉन जस्टिक, ठीक है, ये दोनों चीजें इसमें बोली गई है। तो जो क्वेश्चन नंबर 17 है उसके हिसाब से आपका असर्शन और रीजन तो ट्रू है, मगर रीजन एक्सप्लेनेशन करेक्ट नहीं कर रहा। तो जब असर्शन और रीजन ट्रू हो और रीजन एक्सप्लेन करेक्ट ना करे तो क्या होता है? ऑप्शन बी होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लियर है? असर्शन तो इसका करेक्ट है, असर्शन इसका करेक्ट है, रीजन भी इसका करेक्ट है,
मगर जो इसकी एक्सप्लेनेशन है ना वो रॉन्ग है। तो ये दोनों एक दूसरे से एक्सप्लेनेशन रिलेट नहीं कर रही, इसके कारण ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 18, चूज द करेक्ट ऑप्शन विद रिस्पेक्ट टू राइट अगेंस्ट द एक्सप्लॉइटेशन। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन के लिए करेक्ट ऑप्शन देना है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन का मतलब क्या है, जब कोई भी व्यक्ति को सेम काम करने के ऊपर सेम तनख्वाह ना दी जाए या सेम बच्चों को सेम फैसिलिटी ना मिले तो एक्सप्लॉइटेशन। से देखा होगा आपने, लड़के और लड़कियां यानी लेडीज और जेंट्स दोनों जब सेम काम और सेम पोस्ट पे होते हैं, उसके बावजूद भी जो लड़कियां होती हैं उनको कम तनख्वाह दी जाती है लड़कों की तुलना में, या कह सकते हैं लड़कों को कम फैसिलिटी दी जाती है लड़कियों की तुलना में। अगर नाइट की नौकरी लड़कियां कर रहे हैं तो लड़कियों को छोड़ने के लिए क्या होता है, कंपनियों ने उनके लिए गाड़ी रखी होती है, जो गाड़ी क्या है उन्हें छोड़ के आती है, लेके आती है, जबकि लड़कों के लिए ऐसी सुविधा नहीं होती। तो ये भी राइट ऑफ एक्सप्लॉइटेशन है। राइट ऑफ एक्सप्लॉइटेशन ये भी हो सकता है कि लड़कों को ज़्यादा सैलरी मिलती है, लड़कियों को कम सैलरी मिलती है सेम काम के लिए, या पेरेंट्स जिनके बच्चे होते हैं घर में दो दो लड़के लड़कियों में भेदभाव, ये भी राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन पे आप बोला जा सकता है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ये कहना चाहता है जो एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है उसको खत्म करने के लिए, यानी अगेंस्ट का मतलब उसके विरोध में सही ऑप्शन क्या है। जो एक्सप्लॉइटेशन होता है ये ना हो उसके अगेंस्ट में सही ऑप्शन क्या है, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन है प्रोहिबिट द ट्रैफिकिंग इन द ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स्ड लेबर। तो जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है, ट्रैफिकिंग ह्यूमन या फोर्स्ड लेबर, उसे रोका जाए। फ्रीडम एज टू द पेमेंट ऑफ टैक्सेस और प्रमोशन एनी रिलीजन, टैक्सेस वगैरह में फ्रीडम दिया जाए। प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी, माइनॉरिटी के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाए। इक्वलिटी बिफोर लॉ, या कानून के आगे सब इक्वल है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्या होगा, ऑप्शन ए, प्रोहिबिट ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बीइंग पे जो ट्रैफिक है उसको कम करा जाए, और फोर्स लेवल पे जो है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन का। तो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन किस पे चलेगा, तो ऑप्शन ए है प्रोहिबिट ऑफ ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स लेबर। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा 19 है, टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत टू विच कैटेगरी ऑफ मेंशन डायरेक्टली विद प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी बिलोंग। तो जो हमने विलेज पंचायत ऑर्गेनाइज कर रहे हैं करेंगे, तो बोला है विच कैटेगरी मेंशन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी। तो कौन सी कैटेगरी में स्टेट पॉलिसी बिलोंग करती हैं, तो स्टेट पॉलिसी जो बिलोंग करती है इकोनॉमिकल प्रिंसिपल पे बिलोंग करती है। किस पे करती है, इकोनॉमिकल प्रिंसिपल पे। ऑप्शन बी इसका आंसर है। तो किस पे करेंगी, इकोनॉमिकल प्रिंसिपल पे। नेक्स्ट है 20, चूज ऑड वन आउट फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। ये चार ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है मैच नहीं करता, तो ये ऑप्शन है मनरेगा। मनरेगा जो है वो ऑड वन आउट है, ये सबसे अलग है। ऑप्शन बी, क्योंकि ये अभी का है, कांग्रेस सरकार से आया हुआ है मनरेगा। क्लास तो 20 एमसीक्यू हो चुके हैं। अब हमारे पास सेक्शन बी फिर सेक्शन सी। सेक्शन बी सेक्शन सी की आपको न्यू वीडियो अपलोड हो जाएगी। सेक्शन ए एमसीक्यू कंप्लीट हो चुके हैं। सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी की नई वीडियो आपको इसी वीडियो के बाद मिलेगी। तो वीडियोस को देखने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को भी बताएं ताकि उनका भी एसएसटी का एग्जाम अच्छा जा सके। क्लियर है, ठीक है। तो नई वीडियोस का वेट करें, तब तक इस वीडियो को देख के अपने कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करें ताकि आपका एसएसटी का एग्जाम क्लास 8 का अच्छा जा सके। ऑल द बेस्ट।